डुमस बीच। अबे खींचना यार, लहर आगे चली जाएगी फिर से। सोहराब अपने दोस्तों के साथ समंदर के किनारे पिकनिक के लिए गया था। एक तो दोस्तों के साथ पिकनिक, और वो भी शहर से बाहर, और वो भी तब जब घर वालों ने इसकी इजाजत न दी हो। लड़कपन में ये किसी थ्रिलिंग एडवेंचर से कम नहीं था, लेकिन इस थ्रिलिंग एडवेंचर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट था पिकनिक के लिए चुनी गई जगह। सूरत शहर से 21 किलोमीटर दूर ये था गुजरात का सबसे डरावना बीच, डुमस बीच। जितना मजा, मौज, मस्ती यहां दिन के वक्त रहता है, कहते हैं कि उतनी ही खौफजदा होती हैं यहां की रातें। यही वजह थी कि आज घर में झूठ बोलकर सोहराब और उसके तीनों दोस्त जयेश, इमरान और सिद्धांत नाइट आउट के लिए आए थे। और उनके इस नाइट आउट का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था डुमस बीच। कहा जाता है कि सालों से यहां पर लाशों को दफनाया जाता है, और इस बीच में हजारों लाखों कब्रें छुपी हुई हैं, और इसी वजह से इस बीच की रेत भी काले रंग की है। और कुछ लोगों की माने तो शाम के वक्त यहां उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से कुछ की रूहें अपने अधूरे ख्वाबों, अपनी अधूरी ख्वाहिशों की वजह से आज तक भटक रही हैं। काफी देर तक समंदर की लहरों में नहाने के बाद जब सोहराब और उसके दोस्त आखिर वापस जाने के लिए मुड़े, तो उनको बीच पे करीब 200 मीटर दूर आग जलती हुई नजर आई। उन्होंने गौर से देखा तो कोई फावड़ा लिए जमीन खोद रहा था। अंधेरे में उसकी शक्ल देख पाना मुश्किल था, मगर इतना तो साफ पता चल ही रहा था कि कोई बीच पर गड्ढा खोद रहा है। शाम का ये वक्त जबकि हाई टाइड शुरू हो चुका था, और कुछ ही देर में समंदर इस पूरे बीच पे अपना कब्जा जमा लेगा, तो कोई क्यों इतनी मेहनत करेगा। चारों दोस्त इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक वो आदमी उनकी आंखों से ओझल हो गया। वहां जल रही आग तो अभी भी मौजूद थी, लेकिन वो आदमी अचानक कहां गायब हो गया। ये सोचकर वो चारों थोड़ा घबरा गए। चारों ने समझदारी दिखाई और बीच से बाहर आ गए। गाड़ी में बैठने के बाद चारों दोस्त एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोले। ये उनकी थकान थी या फिर डर, मालूम नहीं, पर उन्होंने इस नाइट आउट को खत्म करके अपने अपने घर जाने का फैसला किया। सोहराब ने घर पहुंच के अपने घर की डोरबेल बजाई तो उसकी मम्मी ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अरे तू तो पढ़ाई करके कल सुबह आने वाला था ना, और तेरे कपड़े इतने गीले कैसे और इतनी रेत कहां से ला रहा है। सोहराब बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। इतनी थकान के बावजूद उसकी आंखों से आज नींद एकदम गायब थी। उसने व्हाट्सएप के अपने ग्रुप पे अपने दोस्त जयेश से आज की डुमस बीच वाली सारी पिक्चर्स मांगी। जयेश ने तुरंत बीच की सारी पिक्चर्स भेजी और गुड नाइट बोल दिया। उसके गुड नाइट लिखते ही बाकी दोनों दोस्तों ने भी गुड नाइट लिखा और सो गए। सोहराब ने तकिए में अपना मुंह छुपाया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन सोहराब की आंखों से जैसे नींद का कोई रिश्ता ही नहीं था। सोहराब ने अपना फोन ऑन किया और आज की पिक्स देखने लगा। फोटोज में अपने दोस्तों और अपनी स्माइल को देखकर उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई, और फोन बंद करके जैसे ही लेटा तो उसे कुछ खटका। वो 2 सेकंड के लिए रुका और जल्दी से अपना फोन ऑन करके गैलरी में गया, और उसने देखा कि उसकी एक पिक में दूर पीछे वही आदमी फावड़ा लिए खड़ा है। अगली पिक में वो आदमी गायब था, मगर तीसरी पिक्चर में एक बार फिर से वो पीछे खड़ा नजर आ रहा था। उसने हर एक पिक्चर को जूम करके देखा, पर उस आदमी का चेहरा नजर नहीं आया। सोहराब अब अजीब से डर और क्यूरियोसिटी से पूरी तरह से घिर चुका था।
वो चाहता था कि कोई उसके पास हो, मगर वो अपने घर वालों को ये सब बिल्कुल नहीं बता सकता था, क्योंकि वो उनके मना करने के बावजूद झूठ बोलकर डुमस बीच गया था। उसने जयेश से बात करने के लिए नंबर मिलाया, मगर काफी देर तक रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने बारी बारी इमरान और सिद्धांत को फोन लगाया, मगर उन दोनों का फोन बंद हो चुका था। उसने जल्दी से अपने रूम की लाइट जलाई, पानी पिया और बिस्तर पे लेट गया। लाइट ऑन होने से उसका डर अब थोड़ा सा कम हो गया था, मगर नींद अभी भी उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बेड पे लेटा हुआ सीलिंग को घूरे जा रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने खिड़की की तरफ देखा तो उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसकी खिड़की का पर्दा हिलाया हो, और खुद को यह प्रूव करने के लिए कि वहां कोई भी नहीं है, उसने खिड़की पे ही अपनी नजरों को जमा दिया। कुछ देर तक लगातार खिड़की को देखने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो सोहराब को हिम्मत मिली और वो उठ के खिड़की का पर्दा ठीक से लगाने गया। मगर जैसे ही उसने खिड़की के पर्दे को हाथ लगाया तो उसने देखा कि खिड़की से लगी हुई बैल्कनी में कोई खड़ा हुआ है। उसने गौर से देखा तो उसकी बैल्कनी में एक शख्स फावड़ा हाथ में लिए खड़ा है। उसके मुंह पर लाल रंग का एक गमछा बंधा है और इस वक्त वो सोहराब की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरे जा रहा है। सोहराब ने झट से पर्दा डाला और आके अपने बेड पर तकिए के नीचे सर रखकर लेट गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चेहरे के ऊपर से तकिए को हटाकर देखे। कुछ देर में जब उसका डर जरा कम हुआ तो उसने मुंह से तकिया हटाया और करवट लेके लेट गया। उसकी नजरें जब दीवार पे टंगी हुई घड़ी पे गईं तो देखा कि दोनों कांटे अब 3 पर थे। उसने घड़ी से नजर हटा के बगल में पड़ी पानी की बोतल पे डाली तो उसे पानी की बोतल हिलती हुई नजर आई। फिर यूं लगा जैसे रेत सने हाथ से किसी ने उस बोतल के ढक्कन को खोला और पानी की बोतल सोहराब की तरफ आने लगी। और उस वक्त सोहराब की रूह कांप गई जब उसे यह एहसास हुआ कि उसके बिस्तर के कोने पर फावड़ा लिए वही आदमी बैठा उसे घूर रहा था। मम्मी मम्मी बचाओ मम्मी, वो भूत भूत। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसके मम्मी पापा उसके रूम में आ गए। वो सोहराब को ऐसी हालत में देखकर बेचैन हो उठे। सोहराब अपने होशो हवास खो चुका था। उसकी बातें उसके मम्मी पापा की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वो उसे जल्दी से अपने रूम में ले गए और दोनों ने उसे अपने बीच में लेटा दिया। सोहराब को इत्मीनान का ऐसा एहसास हुआ कि वो पल भर में ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे तेज बुखार था। उसके तीनों दोस्त सर झुकाए उसके सामने बैठे थे। उन्होंने पिछले रात की पिकनिक और उनके झूठ के बारे में सोहराब के पापा को सब बता दिया था। सोहराब के उठते ही उसकी मम्मी ने प्यार से उसका माथा सहलाया और बुखार चेक करके कहा, अब कम है। यह सुनते ही सोहराब के पापा ने उसे रेडी होने को कहा और वो सब एक गाड़ी में बैठ के उसी बीच की तरफ निकल दिए। कुछ देर बाद डुमस बीच के करीब एक पुराने मंदिर के एक पुजारी के सामने सोहराब के पापा ने जब ये सारी बात बताई तो पंडित जी ने गंभीर होते हुए कहा, सही किया जो आप यहां आए। हो ना हो ये जरूर किसी की बेचैन आत्मा है, मगर ये चाहती क्या है ये देखने आज सोहराब को मेरे साथ फिर से उसी जगह पे चलना होगा। शाम के वक्त अंधेरा होते ही सोहराब और पंडित जी उसी जगह के लिए चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद सोहराब बोला, वो देखिए वो रहा। पंडित जी के कदम एकदम से रुक गए और वो बहुत गौर से उस आदमी को देखने लगे। कुछ देर तक सोहराब और पंडित जी उसे ऐसे ही गड्ढा खोदते हुए देखते रहे, लेकिन फिर अचानक अगले ही पल वो आदमी कहीं गायब हो गया।
यह देखते ही पंडित जी ने सोहराब का हाथ पकड़ा और दौड़कर वो उसी तरफ जाने लगे जहां पर वो आदमी एक गड्ढा खोद रहा था। कुछ ही समय बाद जब पंडित जी और सोहराब उस गड्ढे के करीब पहुंचे तो उन्हें समझ में आया कि वो आदमी जो खोद रहा था वो एक मामूली गड्ढा नहीं बल्कि एक कब्र थी। मगर असली सच से उनका सामना होना अभी बाकी था, क्योंकि जो कब्र वो आदमी खोद रहा था वो खुद उसी आदमी की थी। तभी पंडित जी बोले, संस्कार नहीं हुआ इसका, इसीलिए हर रोज अपनी कब्र खोदकर उसमें लेट जाता है। यही इसकी अंतिम इच्छा है। कुछ ही देर में पंडित जी ने आटे की एक गुड़िया बनाई और पूरे क्रियाकर्म के साथ उस आदमी का अंतिम संस्कार किया। उसी कब्र के पास एक और कब्र खोदकर उस आदमी को और उसकी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए दफना दिया गया। उस रोज के बाद फिर कभी भी उस आदमी की आत्मा ने सोहराब को परेशान नहीं किया, मगर अपनी अधूरी इच्छा लिए हुए उसी डुम्मस बीच पे घूमने वाली कुछ और आत्माओं को भी अब मुक्ति का एक रास्ता मिल गया था, और उस रास्ते का नाम था सोहराब।